हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर चीन के दुश्मन के साथ युद्धाभ्यास कर रही है भारतीय सेना। वीडियो देखकर आप भी करेंगे गर्व और चाइना में मची खलबली। जी हां दोस्तों, साथ ही साथ आपको बड़ी खबर बताएंगे जहां क्या पाकिस्तान ने सीमा हैदर का लिया है बदला। अंजू बनी फातिमा, नसरुल्लाह संग निकाह को पुलिस ने बताया सच्ची खबर। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे इसके पीछे का सबसे बड़ी साजिश आपको दोस्तों। साथ ही साथ बताएंगे जहां मालदीव ने भारतीय उच्चायोग को निशाना बनाकर आगजनी आतंकवाद भड़काने की घटना का किया विरोध। जी हां दोस्तों, साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां क्या है सीएम ममता बनर्जी के बयान के मायने। कहा मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री मोदी को इंडिया नाम पसंद है। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों उससे भी बड़ी खबर आपको बताएंगे जहां इन राज्यों में फैला आई फ्लू का खतरा। लगातार हॉस्पिटलों में बढ़ रही है मरीजों की संख्या। आइज फ्लू को लेकर सारी जानकारियां बताएंगे दोस्तों। बनेगा वीडियो का अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अपने भारत देश का, भारतीय सेना का और भारत के संप्रभुता अखंडता का दिल से समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ, तो बात करते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां पर चीन के दुश्मन के साथ युद्धाभ्यास कर रही है अपनी भारतीय सेना। जानकर आप भी करेंगे गर्व। बता दें भारतीय सेना की एक टुकड़ी इन दिनों मंगोलिया की सेना के साथ युद्धाभ्यास कर रही है। भारत और मंगोलिया के बीच होने वाले इस सैन्य अभ्यास का नाम नोमैडिक एलिफेंट 2023 है। ये नोमैडिक एलिफेंट का 15वां एडिशन है और इस सैन्य अभ्यास का आयोजन 17 जुलाई को शुरू हुआ था और जो 31 जुलाई तक जारी रहेगा। इससे पहले यह युद्धाभ्यास स्पेशल फोर्सेज ट्रेनिंग स्कूल बकलोह में अक्टूबर 2019 में आयोजित हुआ था। मंगोलिया चाइना के उत्तर में स्थित है। इसका चाइना के साथ पुराना सीमा विवाद है। चीन ने मंगोलिया की भी हजारों एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा जमाया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में गौर करने वाली बात यह है कि मंगोलिया और चाइना के बीच में पुराना सीमा विवाद और ऐसे में भारत का वहां पहुंचना और भारत के साथ मंगोलियन का एक्सरसाइज करना दोस्तों चाइना में कहीं ना कहीं आग जरूर पैदा करेगी। दोस्तों ऐसे में भारतीय और इंडियन आर्मी को इसके लिए ऑल द बेस्ट कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलते अगली खबर की तरफ, जहां पर क्या पाकिस्तान ने सीमा हैदर का लिया बदला। अंजू बनी फातिमा, नसरुल्लाह संग निकाह को पुलिस ने बताया सच। जी हाँ दोस्तों, भारत के राजस्थान से अचानक पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत पहुंची भारत की अंजू ने अपने बयान से पलटते हुए अपना धर्म बदल लिया है। अंजू ने ईसाई धर्म से इस्लाम धर्म अपना लिया है। अंजू का नाम अब फातिमा हो गया है। यही नहीं, पाकिस्तानी पुलिस की माने तो अंजू और उसके पाकिस्तानी प्रेमी नसरुल्लाह ने शादी भी कर ली है। हालांकि नसरुल्लाह ने एक भारतीय टीवी चैनल से बातचीत में शादी की बात का खंडन किया। उसने ये भी नहीं माना कि अंजू अब फातिमा बन गई है। तो वहीं पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक अंजू ने इस्लाम अपना लिया है। इससे पहले अंजू ने कहा था कि वो अपना धर्म नहीं बदलेगी। ऐसे में अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या पाकिस्तान ने सीमा हैदर का बदला लेने के लिए भारत की अंजू को इस्लाम अपनाने और निकाह के लिए मजबूर किया। पाकिस्तानी अखबार आज की रिपोर्ट के मुताबिक अंजू बुर्का पहनकर अपरदीर जिले के कोर्ट में पेश हुई। नसरुल्लाह का दावा है कि वो सुरक्षा क्लियरेंस को लेकर कोर्ट में पेश हुआ था। उसने खुद बताया कि अंजू को कोर्ट से 50 पुलिसकर्मी सुरक्षा के लिए मिले हैं। पाकिस्तान में अंजू को कोई खतरा नहीं था। इसके बाद भी इतने पुलिसकर्मी दिया जाना अपने आप में सवाल उठाता है। अंजू और नसरुल्लाह के झूठ का खुलासा उस वीडियो से भी होता है जिसे सोमवार को जारी किया गया। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि पाकिस्तान के मलकंद डिवीजन के इंस्पेक्टर जनरल नसीर महमूद सत्ती ने भी अंजू और नसरुल्लाह के निकाह की पुष्टि की है। सत्ती ने कहा कि जिले के पुलिस चीफ ने उन्हें सूचना दी है कि निकाह को कोर्ट के अंदर जज के सामने पूरा किया गया है। इस निकाह के बाद अंजू और नसरुल्लाह को 50 पुलिस कर्मियों की सुरक्षा में घर भेजा गया। अंजू ने कोर्ट के सामने शपथ पत्र पेश किया है कि वो इस्लाम धर्म अपना रही है। इसके लिए उस पर कोई भी दबाव नहीं है। जी हाँ दोस्तों, उसने ये भी बताया कि हक मेहर के रूप में 10 तोला सोना रखा गया है। अंजू को पाकिस्तानी कोर्ट और पुलिस का साथ मिलना कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। दोस्तों सबसे बड़ा सवाल तो यही खड़ा कर रहा है कि क्या सीमा हैदर वाले मामले का बदला लिया गया है पाकिस्तान और पाकिस्तान की शहबाज सरकार और पाकिस्तान के पुलिस के द्वारा। दोस्तों क्या ये बदले की भावना से अंजू पर दबाव डाला गया है कि वो इस्लाम को अपना ले और वो एक भारतीय है इसीलिए उसको इस्लाम अपनाया गया ताकि भारत से बदला लिया जा सके सीमा हैदर वाला। बहरहाल दोस्तों इन सभी सवालों के आप लोग क्या जवाब देंगे कमेंट में भारी मात्रा में अपनी राय रखिएगा और आज जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर ताकि हर कोई अपनी राय रख सके। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां मालदीव ने भारतीय
उच्चायोग को निशाना बनाकर आगजनी आतंकवाद भड़काने की घटना का किया विरोध। बताते हैं भारत और मालदीव ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी स्वरूपों की कड़े शब्दों में निंदा की। साथ ही दोनों देशों ने रणनीतिक रूप से अहम हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा बनाए रखने के लिए आतंकवाद रोधी सहयोग को एक अहम कदम करार दिया। भारत और मालदीव के बीच सोमवार को आव्रजन पर एक अहम समझौते पर हस्ताक्षर भी हुए। विदेश मंत्रालय ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि आतंकवाद रोधी हिंसक उग्रवाद का मुकाबला और कट्टरपंथ पर लगाम लगाने जैसे मुद्दों पर संयुक्त कार्यकारी समूह की दूसरी बैठक यहाँ सौहार्दपूर्ण और रचनात्मक माहौल में हुई। भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व विदेश मंत्रालय के सचिव संजय वर्मा ने किया और मालदीव के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व विदेश सचिव अहमद लतीफ ने किया। मंत्रालय ने कहा कि भारत और मालदीव ने संगठित अपराध, नशीले पदार्थों के खिलाफ तथा अन्य क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर भी विचार विमर्श किया। इससे पहले मालदीव ने शनिवार को माले में भारतीय उच्चायोग को निशाना बनाकर आगजनी और आतंकवाद भड़काने की कड़ी निंदा की और कहा कि सरकार इस खतरे की गंभीरता से जांच कर रही है। मालदीव सरकार का बयान विपक्षी प्रोग्रेसिव पार्टी और मालदीव के सदस्य अब्बास आदिल रिजा द्वारा मालदीव में भारतीय उच्चायोग को आग लगाने के हालिया आह्वान के बाद जारी किया गया। मालदीव सरकार के आधिकारिक बयान में आगे कहा गया है कि स्थिति को लेकर सभी जरूरी सावधानियां बरती जा रही हैं। जी हाँ, साथ ही साथ विदेश मंत्रालय के आधिकारिक बयान में कहा गया है कि सरकार मालदीव में भारतीय उच्चायोग को निशाना बनाकर आगजनी और आतंकवाद भड़काने की कड़ी निंदा करती है। चलते हैं दोस्तों अगली खबर की तरफ, जहां एनएसए अजीत डोभाल की चीन के शीर्ष राजनयिक को दो टूक कहा, भरोसा टूट रहा, पहले सीमा पर शांति लेकर आओ। जी हाँ, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में चाइना के शीर्ष राजनयिक वांग यी से मिले, जिसमें उन्होंने सीमावर्ती क्षेत्रों में अमन एवं शांति बहाली के प्रयास जारी रखने की जरूरत पर जोर दिया ताकि द्विपक्षीय संबंधों को सामान्य बनाने की बाधाओं को दूर किया जा सके। डोभाल और वांग की मुलाकात सोमवार को जोहानिसबर्ग में फ्रेंड्स ऑफ ब्रिक्स की बैठक इतर हुई। डोभाल ने वांग यी से मुलाकात के दौरान दो टूक कहा कि 2020 के बाद से दोनों देशों के बीच का रणनीतिक विश्वास और रिश्ता धीरे धीरे खत्म हो रहा है। वास्तविक नियंत्रण रेखा की स्थिति पर बात करते हुए कहा कि भारत चीन सीमा पर पश्चिमी सेक्टर में एलएसी पर स्थिति के कारण 2020 के बाद से सामरिक विश्वास तथा सार्वजनिक एवं राजनीतिक संबंध कमजोर हुए हैं। सीमाओं पर शांति के बिना दोनों देशों के बीच रिश्ते सामान्य नहीं हो सकते। जी हाँ, यानी कि दोस्तों अजीत डोभाल जी ने बिल्कुल क्लियर चाइना से कहा है कि जब तक सीमा पर रिश्ते सामान्य नहीं होंगे, संबंध सामान्य नहीं होंगे, तब तक तुम्हारे साथ हमारे रिश्ते किसी भी तरीके से ठीक नहीं होने वाले। जी हाँ दोस्तों, यानी कि सबसे पहले जो सीमा विवाद है उसको ठीक करो और तब हमारे पास संबंध को लेकर बात करने आना, यानी क्लियर और एकदम टू द पॉइंट कहा गया है अजीत डोभाल की तरफ से। दोस्तों ऐसे में अजीत डोभाल जी को इसके लिए थैंक यू आप लोग कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां श्रीलंकाई नौसेना ने 9 भारतीय मछुआरों को पकड़ा। अपने जल क्षेत्र में मछली पकड़ने का लगाया आरोप। बता दें श्रीलंका की नौसेना ने अपने जल क्षेत्र में अवैध रूप से मछली पकड़ने के आरोप में 9 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किया है। साथ ही साथ उनके 2 ट्रॉलर को भी जब्त किया है। इसको लेकर मंगलवार को एक आधिकारिक बयान जारी किया गया, जिसमें बताया गया है कि भारतीय मछुआरों की गिरफ्तारियां डेल्फ द्वीप जाफना के पास की गई। श्रीलंकाई नौसेना ने कहा कि सभी मछुआरे तमिलनाडु के हैं, जिन्हें सोमवार को पकड़ा गया था। श्रीलंकाई नौसेना ने एक बयान में कहा कि श्रीलंका नौसेना और तटरक्षक ने 24 जुलाई की रात को एक विशेष अभियान चलाया और इस दौरान श्रीलंकाई जल क्षेत्र से भारतीय मछुआरों को पकड़ा। ऑपरेशन के तहत 2 भारतीय ट्रोलरों को 9 भारतीय नागरिकों के साथ जाफना के डेल्फ द्वीप के पास श्रीलंकाई जल क्षेत्र में अवैध शिकार करते हुए पकड़ा गया। जी हाँ दोस्तों, वहीं श्रीलंकाई जल क्षेत्र में इस महीने के दौरान भारतीय मछुआरों की यह दूसरी गिरफ्तारी थी। 9 जुलाई को भी श्रीलंकाई नौसेना ने देश के क्षेत्रीय जल में कथित रूप से अवैध शिकार करने के आरोप में 2 ट्रॉलर पर सवार 15 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार कर लिया था। दोस्तों ऐसे में आप लोगों की इस पर क्या प्रतिक्रिया होने वाली है? आखिर क्यों लगातार भारतीय मछुआरों को पकड़ लिया जा रहा है? दोस्तों क्या वाकई में कोई साजिश हो सकती है या फिर मछुआरे ही कहीं ना कहीं गलती कर देते हैं? क्योंकि दोस्तों श्रीलंका के साथ भारत के संबंध सामान्य है। अगर ये पाकिस्तान की तरफ से होता तो वाकई कोई ना कोई बड़ा इस पर साजिश का भी आरोप लगाया जा सकता था। बहरहाल दोस्तों श्रीलंकाई नौसेना को लेकर आपकी क्या राय होगी? दोस्तों क्या ये भी कोई ना कोई साजिश के तहत ही भारतीय नौसेना को पकड़ रही होगी या फिर कोई ना कोई जेन्युइन वजह होगी? दोस्तों आपको जो भी लगता हो बताइएगा जरूर। अगली खबर की बात करें, जहां बकिंघम पैलेस को मस्जिद बनाएंगे। जी हां, पाकिस्तानी मूल के ब्रिटिश मौलाना ने उगला जहर,
अब आतंकवाद का केस हुआ इस पर दर्ज। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तानी मूल के ब्रिटिश कट्टरपंथी इस्लामी उपदेशक अंजेम चौधरी पर पुलिस ने आतंकवाद के 3 मामले दर्ज किए हैं। अंजेम को पिछले हफ्ते लंदन में गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने बताया है कि वो आतंकवादी संगठन से जुड़ा हुआ है और उनकी सहायता भी करता है। पुलिस ने ये भी कहा कि 56 साल का अंजेम चौधरी प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन अल मुहाजिरोन का पूर्व प्रमुख है। उसके खिलाफ एक प्रतिबंधित संगठन की सदस्यता लेने, एक आतंकवादी संगठन को निर्देश देने और एक प्रतिबंधित संगठन के समर्थन को प्रोत्साहित करने के लिए बैठकों को संबोधित करने का आरोप लगाया है। अंजेम चौधरी को लंदन की अदालत में पेश करने की तैयारी की जा रही है। जी हाँ, अंजेम चौधरी एक समय ब्रिटेन का सबसे हाई प्रोफाइल इस्लामवादी उपदेशक था। पाकिस्तानी मूल के इस कट्टरपंथी मौलाना ने जब ब्रिटिश शाही परिवार के आधिकारिक निवास और ब्रिटेन की शान बकिंघम पैलेस को मस्जिद में बदलने की बात की, तब ब्रिटिश पुलिस सक्रिय हो गई थी और आनंद फानन में मौलाना अंजेम चौधरी को गिरफ्तार किया गया और उसके खिलाफ आतंकवाद के 3 मामले लगा दिए गए। बताया जाता है कि अंजेम चौधरी के अनुयायी दुनिया भर के देशों में फैले हुए हैं। यानी इस पाकिस्तानी मूल के ब्रिटिश मौलाना ने जैसे ही जहर उगला दोस्तों, उसके फन काट दिए गए। चलते अगली खबर की तरफ, जहां चीन के विदेश मंत्री किन गांग को हटाया गया। एंकर से अफेयर के बाद से है ये लापता। बता दे, चीनी विदेश मंत्री किन गैंग को मंगलवार को आधिकारिक तौर पर उनके पद से हटा दिया गया है। वो पिछले 1 महीने से लापता चल रहे हैं। किन गैंग लगभग 10 वर्षों तक इस पद पर रहे थे। उनकी गैर मौजूदगी पर कई हफ्तों की चुप्पी के बाद उनके हटाए जाने की खबर सामने आई है। चीनी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जून के बाद से सार्वजनिक रूप से नजर नहीं आने वाले गैंग को देश के विदेश मंत्री के पद से हटा दिया गया है। किन को हटाने की अचानक घोषणा के बाद पूर्व विदेश मंत्री किस हाल में होंगे, इसको लेकर अटकलों का बाजार गर्म हो चुका है। उनकी अनुपस्थिति घरेलू राजनीतिक चर्चाओं पर हावी रही है और पिछले साल उनके तीसरे कार्यकाल के शुरू होने के बाद से उन्हें चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के लिए सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वियों में से एक के तौर पर देखा जा रहा है। केंद्रीय विदेश मामलों के आयोग के कार्यालय के निदेशक वांग शी पिछले कुछ हफ्तों से विदेश मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। वो दक्षिण अफ्रीका में चल रहे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन और पिछले हफ्ते चाइना में पूर्व अमेरिकी विदेश सचिव हेनरी किसिंजर और जॉन केरी के साथ बैठकों सहित कई राजनीतिक गतिविधियों में भाग ले रहे हैं। चलते हैं दोस्तों अगली खबर की तरफ, जहां बिलावल ने फोन पर की एंटोनी ब्लिंकिन से बात। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था व अफगानिस्तान मुद्दों पर की चर्चा। जी हां, पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने अमेरिकी समकक्ष एंटोनी ब्लिंकिन के साथ फोन पर की गई बातचीत में नकदी संकट से गुजर रहे इस्लामाबाद की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में वॉशिंगटन की मदद और अफगानिस्तान सहित अन्य क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की। यहाँ विदेश विभाग द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि दोनों नेताओं ने सोमवार को विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की और रिश्तों को मजबूत करने, शांति व विकास को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम करने पर सहमति जताई। गत रात ब्लिंकन ने ट्वीट किया कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ उपयोगी, लोकतांत्रिक और समृद्ध साझेदारी का समर्थन करता है। अगली खबर की बात करें, जहां चीन ने हमला किया तो हम देंगे ताइवान का साथ। जापान के रक्षा मंत्री ने दे दी बड़ी चेतावनी, बौखला उठा ड्रैगन। बता दें, चीन के साथ चल रहे तनाव के बीच जापान ने बहुत बड़ा अब तक का बयान दिया है दोस्तों, जिसको आप कभी एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते थे कि जापान ऐसा कह सकता है। बता दें, जापानी रक्षा मंत्री इनो तिशिरो ने चेतावनी दी है कि अगर चाइना ने ताइवान पर हमला किया तो उनका देश ताइपे की मदद करेगा। जापान का यह बयान दोस्तों ऐसे समय पर आया है जब ताइवान और चाइना के बीच तनाव बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ हथियारों की तैनाती बढ़ा रहे हैं। चीन ने धमकी दी है कि अगर शांतिपूर्ण तरीके से ताइवान चाइना के साथ अपना विलय नहीं करता है तो वो ताकत का इस्तेमाल करेगा। डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक जापान ने कभी भी ये बताने से परहेज किया था कि अगर चाइना ताइवान पर हमला करता है तो जापान उस पर क्या प्रतिक्रिया देगा। अब रशिया के यूक्रेन पर हमले के बाद जापान के लिए फिर से टेंशन बढ़ गई है। उसे डर सता रहा है कि चीन और ताइवान के बीच संघर्ष हो सकता है। जापान के रक्षा मंत्री इनो तोशिरो ने कहा कि यदि दुनिया भर के लोगों में यह इच्छा शक्ति होगी कि ताइवान को समर्थन दिया जाए, ठीक उसी तरह से जैसे रूसी हमले के दौरान यूक्रेन का समर्थन किया जा रहा है, तो इस बात की पूरी संभावना होगी कि हम भी ताइवान की कुछ मदद कर सकते हैं। चलते हैं दोस्तों अगली खबर की तरफ, जहां मणिपुर में ब्रॉडबैंड इंटरनेट पर प्रतिबंध आंशिक रूप से हटा दिया गया। मोबाइल इंटरनेट अब भी निलंबित। जी हां, मणिपुर सरकार ने मंगलवार को ब्रॉडबैंड इंटरनेट पर लगे प्रतिबंध को सहशर्त आंशिक रूप से हटाने की घोषणा की। हालांकि मोबाइल इंटरनेट पर लगा प्रतिबंध अभी भी जारी रहेगा। राज्य के गृह विभाग ने एक अधिसूचना में यह जानकारी दी। मणिपुर में पिछले करीब
करीब 3 महीने से जारी जातीय हिंसा के कारण इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। राज्य के गृह विभाग के मुताबिक इंटरनेट कनेक्शन केवल स्टैटिक आईपी के माध्यम से उपलब्ध होगा और संबंधित ग्राहक अस्थायी तौर पर दी गई अनुमति वाले कनेक्शन के अलावा कोई भी अन्य कनेक्शन स्वीकार नहीं करेगा। अगली खबर की बात करें, जहां पर चाइना के साथ आए रशिया और सऊदी अरब दोस्त भारत को दिया झटका, रिन्यूएबल एनर्जी पर पीछे हटे। जी हां, भारत में प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के समूह G20 की एक मीटिंग पिछले दिनों भारत के राज्य गोवा में हुई थी। इस मीटिंग में कुछ देशों की आपत्तियों के बाद फॉसिल फ्यूल यानी परंपरागत ईंधन जैसे कोयले को चरणबद्ध तरीके से कम करने पर आम सहमति नहीं बन पाई है। वैज्ञानिक ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की कार्रवाई में हो रही देरी से परेशान है। दूसरी ओर चाइना से लेकर अमेरिका तक तेजी से बदलता मौसम दुनिया के सामने जलवायु संकट को सामने लाकर रख रहा है, लेकिन इसके बाद भी इस मीटिंग का बिना किसी नतीजे पर पहुंचे खत्म हो जाना चिंता को दुगना कर देता है। जिन देशों की तरफ से आपत्ति दर्ज कराई गई है उनके नाम सामने नहीं आए, लेकिन माना यह जा रहा है कि इसमें सऊदी अरबिया, चाइना, रशिया और इंडोनेशिया शामिल हो सकते हैं। ये देश हमेशा से ही रिन्यूएबल एनर्जी का विरोध करते आए हैं। G20 के सदस्य देश वैश्विक उत्सर्जन और सकल घरेलू उत्पाद में 3/4 से ज्यादा का योगदान करते हैं। साथ ही जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में संगठन की तरफ से डीकार्बोनाइजिंग के संयुक्त प्रयासों को सराहा भी गया है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ एक और खबर आपको बता दें, जहां पर आतंकवादी गैंगस्टर ड्रग मामला NIA ने कई राज्यों में 129 स्थानों पर मारे छापे, 3 संपत्तियां कुर्क कर दी गई है। जी हाँ, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने हरियाणा तथा दिल्ली में संगठित अपराध गिरोहों के संदिग्ध सदस्यों की 3 संपत्तियां कुर्क कर ली हैं। NIA के एक प्रवक्ता ने मंगलवार को कहा कि आतंकवादी गैंगस्टर मादक पदार्थ तस्कर नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई के तहत आतंकवादियों से संबंध है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली NCR में 17 मई को गैंगस्टर तथा उनके साथियों से जुड़े स्थानों पर छापे मारे गए थे। प्रवक्ता ने बताया कि जो संपत्तियां कुर्क की गई है उनमें दिल्ली में इरफान उर्फ छेनू पहलवान का एक मकान और हरियाणा के गुरुग्राम जिले में कौशल चौधरी तथा अमित डागर के 2 मकान शामिल है। उन्होंने बताया कि ये सभी संपत्तियां आतंकवाद से मिले धन का परिणाम है, जिनका आतंकी साजिश रचने तथा अपराध को अंजाम देने में इस्तेमाल किया गया। बात करें अगली खबर की, जहां IMF के लिए पाकिस्तान पर फिर फोड़ेगा जनता पर महंगाई का बम, 45% तक बढ़ेंगी गैस की कीमतें। जी हां, भले ही पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से बेल आउट हासिल करने में सक्षम हो गया हो, लेकिन आगे की राह आसान नहीं है। IMF को खुश करने के लिए पाकिस्तान को फिर जनता पर महंगाई बम फोड़ना पड़ेगा। पाकिस्तान में महंगाई की मार झेल रही आम जनता की जेब पर बोझ और बढ़ने वाला है। अब पाकिस्तान सरकार गैस की कीमतों में 45% की बढ़ोतरी करने जा रही है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की डिमांड के मुताबिक पाकिस्तानी गवर्नमेंट बिजली दरों के बाद IMF की मांग के अनुरूप गैस की कीमतों में भी 45% से अधिक की बढ़ोतरी करने की योजना बना रही है। एरी न्यूज ने सोमवार को सूत्रों का हवाला देते हुए बताया कि पाकिस्तान संघीय सरकार ने गैस की कीमत में वृद्धि के लिए IMF के साथ एक योजना साझा की है। अगली खबर की बात करें, जहां अब सरकार के फैसलों को रोक नहीं पाएगा सुप्रीम कोर्ट, इजराइल में नए कानून पर मचा बवाल। बता दें, इजराइल के तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। एक में बिना कपड़ों के बैठे प्रदर्शनकारी पर वाटर कैनन से कुछ इस कदर अटैक किया गया कि वो अपनी जगह से गिर जाता है, तो एक वीडियो इससे भी ज्यादा हैरान करने वाला है, जिसमें कार प्रदर्शनकारियों को रौंदते हुए निकल गई। वहीं लोगों ने इजराइल के कुछ अखबारों के पहले पन्नों की तस्वीर शेयर की है जो काले रंग का है। इस पर कुछ नहीं लिखा, मगर कुछ ना लिखकर भी मैसेज दिया जा चुका है। ऐसा कर अखबारों ने बताया है कि वो भी लोगों के साथ विरोध में शामिल है। एक और वीडियो पर नजर पड़ी जिसमें सुरक्षा कर्मी को महिला प्रदर्शनकारी के बाल पकड़कर उसे घसीटते हुए देखा जा सकता है। माजरा दोस्तों ये है कि इजराइल की संसद ने सोमवार को एक विवादास्पद कानून को मंजूरी दी है। इससे देश की न्याय प्रणाली को फिर से आकार देने की नेतन्याहू की योजना का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया जा रहा है। संसद में विधेयक के पक्ष में 64 वोट पड़े, जबकि विरोध में 0। विपक्ष ने विरोध जताते हुए मत विभाजन का बहिष्कार किया, जिसके बाद से दोस्तों ये प्रदर्शन हो रहे हैं और प्रदर्शन भी देखने लायक है। भारी मात्रा में प्रदर्शन हो रहे हैं। चलते अगली खबर की तरफ, जहां मोदी सरकार के खिलाफ आज आएगा अविश्वास प्रस्ताव, विपक्ष ने बनाई ये रणनीति। बता दें, सरकार के खिलाफ विपक्ष आज लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएगा। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने बताया कि विपक्षी दल आज सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएंगे। इंडिया के घटक दलों के नेताओं की मंगलवार सुबह हुई बैठक में अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिए जाने के संदर्भ में चर्चा की गई और इससे पहले साल
2018 में भी विपक्ष मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया था। तब विपक्ष का विश्वास प्रस्ताव औंधे मुंह गिर गया था। सरकार के पक्ष में 325 वोट पड़े थे, जबकि विपक्ष में 126 मत ही पड़े। दोस्तों, मणिपुर के मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर संसद के भीतर बयान देने का दबाव बनाने के पर विचार करने के बाद ये फैसला किया गया है कि अविश्वास प्रस्ताव ही सबसे कारगर रास्ता होगा, जिसके जरिए सरकार को इस मुद्दे पर चर्चा के लिए विवश किया जा सकेगा। राज्यसभा के भीतर भी मणिपुर के विषय को लेकर सरकार को घेरने का सिलसिला जारी रहेगा। दोस्तों, ऐसे में आपको क्या लगता है, जो मॉर्निंग में इस खबर को देख रहे हैं, क्या अविश्वास प्रस्ताव में इस बार फिर से विपक्ष का औंधे मुंह गिर जाएगा दोस्तों, मोदी जी पर कोई दबाव नहीं बन पाएगा, या फिर जो इस खबर को यानी अविश्वास प्रस्ताव होने के बाद जो इस खबर को देख रहे हैं दोस्तों, आखिर क्या रहा आज का अविश्वास प्रस्ताव, बताइएगा जरूर। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री मोदी को INDIA यानी इंडिया नाम पसंद है। क्या है आखिर सीएम ममता बनर्जी के इस बयान के मायने, आपको बता दें। विपक्ष के गठबंधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टिप्पणी को लेकर उन पर तंज कसते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को कहा कि उनके ख्याल से प्रधानमंत्री को इंडिया नाम पसंद है। राजभवन में राज्यपाल CV आनंद बोस के साथ एक संक्षिप्त बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए बनर्जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा विपक्षी गठबंधन के बारे में जितनी गलत बातें करेगी, उतना ही वो पार्टी इसके प्रति अपनी पसंद साबित करेगी। उन्होंने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री को धन्यवाद, मुझे लगता है कि उन्हें इंडिया नाम पसंद है। आम लोगों की तरह उन्होंने भी इसे स्वीकार कर लिया है। जितना अधिक वे नाम के बारे में बुरा बोलेंगे, उतना ही अधिक वे इसके प्रति अपनी पसंद साबित करेंगे। बात करें दोस्तों एक और खबर की इसी से जुड़ी, जहां विपक्षी गठबंधन को लेकर पीएम मोदी के प्रहार पर राहुल गांधी का जवाब कहा, जो कहना है कह लीजिए वी आर इंडिया। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी आप जो चाहे कह लीजिए, हम इंडिया हैं। दरअसल पीएम मोदी ने मंगलवार को बीजेपी की संसदीय दल की बैठक में विपक्षी गठबंधन इंडिया पर निशाना साधा था। बोले तो INDIA वाले गठबंधन पर निशाना साधा था। पीएम मोदी ने कहा था कि इंडिया नाम लगा लेने से ये ही नहीं हो जाता, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी इंडिया लगाया था और इंडियन मुजाहिदीन के नाम में भी इंडिया है। राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा कि आप हमें जो चाहे बुला ले मोदी जी, हम भारत हैं, हम मणिपुर को ठीक करने और हर महिला और बच्चे के आंसू पोंछने में मदद करेंगे। बहरहाल दोस्तों, जिस प्रकार से विपक्षी हमलावर होते दिखाई दे रहे हैं मोदी सरकार पर और मोदी जी पर खास करके, ऐसे में अगर आपको भी लगता है कि कितना भी विपक्षी हमला कर ले, बातों के बाण छोड़ ले, लेकिन मोदी जी जो कार्य कर रहे हैं वास्तव में भारतीयों को पसंद आ रहा है, तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा दोस्तों। साथ ही साथ अगली खबर की बात करें, जहां दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली NCR से जहां आई फ्लू से जा सकती है आंखों की रोशनी भी, ये लक्षण दिखे तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। जी हां दोस्तों, राजधानी दिल्ली समेत देश भर में इस वक्त आई फ्लू संक्रमण तेजी से फैल रहा है। मॉनसून के मौसम में अक्सर आई फ्लू के मामले सामने आते हैं। इसे पिंक आई भी कहा जाता है। ये एक संक्रामक बीमारी है जो संक्रमित व्यक्ति या उसके आंसुओं के संपर्क में आने से फैलता है। इसके अलावा ये आई कांटेक्ट बनाने और संक्रमित व्यक्ति के खांसी के दौरान छींकने से भी फैल सकती है। दिल्ली में भी इसका संक्रमण काफी तेजी से फैल रहा है, जिससे काफी लोग, खास तौर पर बच्चे, काफी परेशान हो रहे हैं और दिल्ली के अस्पतालों में काफी संख्या में इसके मरीज इलाज के लिए पहुंचने लगे हैं। कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला दिल्ली के बुराड़ी अस्पताल में, जहां काफी संख्या में आई फ्लू के मरीज इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। पहले यहाँ संख्या 20 से 30 लोगों की थी, अब 400 के आसपास मरीजों की संख्या हो गई है प्रतिदिन। जी हाँ, और दोस्तों घरेलू उपचार करने से और ज्यादा परेशानियां बढ़ी हैं। लोग आंखों में पानी आने के बाद उनकी आंखें सूज जाती हैं, जलन होता है, आंखों में खुजली होती है, जिसके बाद पानी आने लगता है और उनकी आंखें सूज जाती हैं। इसके लिए जब उन्होंने घरेलू उपचार किया तो उनकी आंखें और ज्यादा लाल हो जाती है और आंखों में दर्द के साथ चुभन भी होने लगती है। ऐसे में सबसे बेहतर यही होगा कि वो अस्पताल की ओर जाए, डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर से दिखाएं, बिना डॉक्टर के किसी भी प्रकार की दवाएं या फिर आंखों के साथ छेड़छाड़ ना करें, क्योंकि ऐसे ऐसे केस आ रहे हैं दोस्तों कि हम आपको बता भी नहीं सकते। बहरहाल ये आई फ्लू का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है दोस्तों। इसका भी वायरल आया हुआ है इस बारिश के मौसम की वजह से। इस पर आपकी जो भी राय हो बताइएगा जरूर और कृपया करके अपना ख्याल रखिएगा। ऐसे में ये थी अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, रिश्तेदारों में शेयर जरूर कर दीजिएगा और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत।